मेरी मालकिन की छोटी बेटी हर रात कमरे में तेल और केला लेकर जाती थी और कुछ घंटे बाद जब बाहर निकलती तो पसीने से लथपथ होती थी। वह यह काम सब लोगों से छुपाकर करती थी, लेकिन मेरी नज़र तो उस पर पड़ ही जाती थी, क्योंकि उस वक्त मैं रसोई घर में काम कर रही होती थी। ये काम उसका रोज का होता था। मैं उसका ये राज जानने के लिए एक दिन उसके कमरे में छुप गई कि आखिर वह केले और तेल का करती क्या है। जब वो कमरे में आई तो उन्होंने जो किया उसे देखकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो तो मेरा नाम राखी है। मैं एक गरीब खानदान में पैदा हुई थी। मेरे माता पिता लोगों के खेतों में काम करके 2 वक्त का खाना जुटाते थे। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। घर के हालात ठीक ना होने की वजह से मेरे माता पिता मुझे पढ़ाई लिखाई ना करवा सके। जैसे तैसे हमारे दिन निकल रहे थे। मेरी उम्र 10 साल की थी। तब से मैं अपने माता पिता को खेतों में दिन रात मेहनत करते देखती आई थी, जिससे मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। इसी वजह से मैं भी उनके साथ काम करने चली जाती। ऐसे ही कुछ दिन बाद मेरे पिताजी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। जब उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया तो डॉक्टर ने हज़ारों का खर्चा बताया। अब हम लोगों के पास तो इतने रुपए थे नहीं, इसीलिए मेरी माँ ज़मींदार जी के पास गई, जिनके खेतों में हम लोग काम करते थे। उनके सामने अपनी झोली फैलाकर मदद मांगने लगी, लेकिन ज़मींदार ने इतने पैसे देने से मना कर दिया। हालांकि उनके लिए इतने पैसे देना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई मदद नहीं की। इसी वजह से मेरे पिताजी का इलाज ना हो पाया और वह हमें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। अब हम लोगों का सहारा छिन चुका था, लेकिन जैसे तैसे मैं और मेरी माँ ने खुद को संभाला और फिर से अपना जीवन यापन करना शुरू किया। मेरी माँ और मैं खेतों में काम करके अपना पेट भरने लगे। मेरे मन में ज़मींदार के लिए बहुत गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। फिर एक दिन मेरी माँ अचानक से दिल का दौरा पड़ने से दुनिया को छोड़कर चली गई। अब तो मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरी माँ ही मेरी एकमात्र सहारा थी। अब वह भी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। ऐसे में मुझे मेरे चाचा चाची अपने घर ले गए। आखिर अपने अपने ही होते हैं और पराए पराए होते हैं। इसी चीज़ का फ़र्क मुझे अब समझ में आ रहा था। मेरे चाचा चाची अपनी बेटी को अच्छा खाना, अच्छे कपड़े देते थे, लेकिन मुझसे अपने सारे घर का काम करवाते थे। मुझसे अच्छे से बोलना तो दूर, वो तो मेरी तरफ देखते भी नहीं थे कि मेरी हालत कैसी है। खैर, मैंने इसे अपनी किस्मत समझकर स्वीकार कर लिया। एक दिन मैं घर पर बर्तन साफ कर रही थी, तभी मेरे चाचा जी शहर से आए और मेरी चाची से कहा कि शहर के एक घर में काम वाली की ज़रूरत है, क्यों ना हम राखी को वहाँ काम पर लगा दें। हमारे पास पैसे आते रहेंगे और राखी वहाँ काम करती रहेगी। मेरी चाची भी इस बात से खुश हो गईं। खुश होवीं क्यों ना, आखिर बिना मेहनत पैसे जो आ रहे थे। दूसरे दिन मेरे चाचा अपने साथ मुझे शहर लेकर गए। वहाँ हम लोग बड़े से घर में गए, जहाँ पर एक औरत अपनी 2 बेटियों के साथ बैठी थी। चाचा ने उनसे नमस्ते किया और मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा कि आज से ये यहीं आपके यहाँ सारा काम करेगी। मैं इसे सुबह छोड़ जाया करूँगा और शाम को ले जाया करूँगा। मालकिन ने मेरी तरफ देखा और पूछने लगी कि मैं उनके घर का सारा काम कर सकती हूँ कि नहीं। मैंने बिना कुछ बोले हाँ में इशारा किया। इतने बड़े घर का इतना सारा काम मुझ जैसी अकेली को करने में बहुत कठिनाई होने वाली थी, लेकिन मैं हाँ के अलावा कुछ बोल भी नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे मन में चाचा चाची का खौफ जो था, इसलिए मुझे चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो रही हो, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कह सकती थी। अब उस घर की मालकिन ने मुझे अपना सारा काम समझा दिया और मैं रसोई घर में काम करने लग गई। पूरा दिन काम करती और शाम को चाचा मुझे घर ले जाते। घर जाकर वही रूखी सूखी रोटी खाने को मिलती और गर्मी में सो जाती। दूसरे दिन फिर चाचा मुझे मालकिन के घर छोड़ आते। मेरी मालकिन के पति गुजर चुके थे,
लेकिन उनके पास खूब जमीन जायदाद होने की वजह से घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन मालकिन के घर पर बहुत सारे मेहमान आए, तो काम भी बहुत हो गया था। इसी वजह से मालकिन ने मुझे शाम को घर नहीं भेजा। उन्होंने मेरे चाचा से कहा कि जब तक हमारे मेहमान यहाँ पर हैं, आप राखी को यहीं पर रहने दो, क्योंकि देर रात सब लोग खाना खाते हैं, जिसकी वजह से काम भी बढ़ जाता है। मेरे चाचा ने मुझे वहाँ पर छोड़ दिया और खुद घर चले गए। मैं वहाँ पर देर रात तक काम करती रही और वहीं पर मालकिन ने मुझे रहने के लिए एक कमरा दे दिया। मुझे चाचा के घर से ज़्यादा अच्छा मालकिन के घर लगता था, क्योंकि वहाँ मुझे अच्छा खाना और पंखे वाले कमरे में रहने दिया जाता था। जब भी मैं मालकिन को उनकी बेटियों के साथ देखती तो मुझे भी मेरी माँ की याद आ जाती। ऐसे ही कुछ दिन गुजर गए। मेहमान तो चले गए, लेकिन मालकिन ने मुझे अपने घर नहीं भेजा। उन्होंने चाचा को साफ बोल दिया कि राखी अब यहीं पर रहेगी। अब मालकिन और उनकी छोटी बेटी के साथ मेरी अच्छी बनने लगी थी। त्योहार पर मालकिन मुझे नए कपड़े भी दिलाती थी। मालकिन की छोटी बेटी वंदना बहुत अच्छी थी। वह मुझसे खूब घुल मिल गई थी, लेकिन उनकी बड़ी बहन वीना बहुत गुस्से वाली थी और वह मुझे एक नौकरानी ही बोलती थी और ठीक से बात भी नहीं करती थी। एक दिन मालकिन और उनकी बेटियों को 2 दिन के लिए किसी शादी में कहीं बाहर जाना था, तो मालकिन ने मुझे अपना घर संभालने को बोला और कहा कि तुम यहाँ रहकर घर की अच्छे तरीके से देखभाल करना। अब इतने दिनों से मैं उनकी देखभाल कर रही थी तो उन्हें मुझ पर विश्वास हो गया था, लेकिन मैंने मना कर दिया, क्योंकि इतने बड़े घर में मुझे भी अकेले रहने में डर लगता था। फिर मालकिन ने चाचा को वहाँ बुलाया और मेरे पास रहने के लिए बोला। चाचा ने तुरंत हाँ बोल दिया। अब मैंने अपना और चाचा जी का खाना बनाया और खाकर सोने चले गए। रात को करीब 12 बजे मेरे चाचा जी ने उठकर कमरे का दरवाज़ा खोला और बाहर चले आए। दरवाजे की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई थी। पहले मैंने सोचा कि शायद वह पानी पीने रसोई में गए होंगे, लेकिन कुछ देर इंतज़ार करने के बाद भी वो वापस नहीं आए, तो मैं भी बाहर देखने के लिए चली आई कि आखिर वह कहाँ गए। मेरे इधर उधर देखने के बाद मुझे मालकिन के कमरे से आवाज़ सुनाई दी। मैंने जैसे ही उनके कमरे में जाकर देखा तो वहाँ पर मेरे चाचा जी मालकिन की अलमारी में कुछ तलाश कर रहे थे। मैंने पूछा, क्या ढूंढ रहे हो चाचा जी? तो वह एकदम घबरा गए। उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही देख रहा था कि अलमारी कितनी अच्छी है। मुझे समझ आ गया था कि चाचा जी यहाँ चोरी की फिराक में आए हैं। इतना बड़ा घर और इतने अमीर लोगों के घर में खुद को अकेला पाकर कुछ आदमियों के मन में पाप आ जाता है, तो फिर मेरे चाचा जी तो ऐसी छोटी मोटी चोरियाँ गाँव में करते ही रहते थे। लेकिन मुझे डर था कि चाचा यहाँ पर कोई भी गड़बड़ ना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मालकिन का विश्वास टूटे। खैर, मैंने चाचा पर हर समय नज़र रखना शुरू कर दिया। एक पल के लिए भी मैं उनको अकेला नहीं छोड़ती थी। रात को भी गहरी नींद में ना सोती थी। ऐसे ही 2 दिन निकल गए और मालकिन और उनकी बेटियां वापस आ गए। उनके आने के बाद चाचा जी भी वापस घर चले गए। मालकिन मेरे लिए कुछ कपड़े लेकर आई थीं, जिनको पाकर मैं बहुत खुश थी। एक रात जब मैं किचन में काम कर रही थी, तभी मैंने मालकिन की छोटी बेटी वंदना को अपने कमरे में केला और तेल ले जाते हुए देखा। वह ऐसे चोरों की तरह नज़र चुराकर कमरे में जा रही थीं, मानो उन्हें कोई देख ना ले। उन्होंने केला और तेल की कटोरी को अपने दुपट्टे से छुपा लिया था। ये मुझे थोड़ा अजीब सा लगा कि आखिर वंदना दीदी केले और तेल का क्या करेंगी। मैंने वंदना दीदी की बात को इतनी गंभीरता से नहीं लिया, क्योंकि मुझे लगा कि पढ़ाई करने वाली लड़की हैं, कुछ करती होंगी। जब से वंदना दीदी कॉलेज जाने लगी थीं, आए दिन उनकी सहेलियां घर पर आती थीं और यह सब मिलकर कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल करती थीं।
एक दिन मैंने दीदी से पूछ लिया कि दीदी, आप सब लड़कियां मिलकर क्या करती हैं? तो उन्होंने बताया कि हम लोग विज्ञान की पढ़ाई करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रैक्टिकल करती हैं। मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्योंकि मैं कभी स्कूल नहीं गई थी, तो मुझे कैसे पता होगा पढ़ाई के बारे में। बस इसी वजह से मैंने दीदी की केले और तेल वाली बात को नज़रअंदाज कर दिया था। मैं सब लोगों को खाना खिलाकर बर्तन साफ करती थी और फिर रसोई घर को साफ करती थी। इसी बीच दीदी रोजाना धीरे से फ्रिज से केला निकालती और एक कटोरी में तेल लेकर अपने दुपट्टे में छुपाकर इधर उधर देखती हुई अपने कमरे में लेकर चली जाती। अब तो ये रोज का हो गया था। मेरा कमरा दीदी के कमरे के सामने ही था। फिर एक दिन मैंने देर रात को दीदी को कमरे से बाहर आते देखा। उनका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था और उन्होंने अपने हाथ खूब अच्छे से धोए। अब अक्सर कभी कभी मैं जाग रही होती तो ये सब दिख जाता। अब तो मुझे यह सब पढ़ाई का मामला नहीं बल्कि कुछ और ही लगने लगा, क्योंकि अगर पढ़ाई के लिए या अपने प्रैक्टिकल के लिए दीदी केला और तेल लेकर जाती तो ऐसे छुपकर क्यों जाती और रोज़ रात को ही ये सब क्यों करती। मेरे दिमाग में दिन रात सिर्फ यही बात चलती रहती थी कि आखिर दीदी अपने कमरे में करती क्या हैं। पहले मैंने सोचा इस बारे में मालकिन से बात करूं, पर फिर लगा पता नहीं दीदी ऐसा क्या करती हों, कहीं कोई तमाशा ना खड़ा हो जाए। इसीलिए मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। एक रात मुझे मेरे माँ बाप की याद आ रही थी, जिस कारण मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी वंदना दीदी अपने कमरे से बाहर निकली तो उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं कमरे से बाहर निकलकर दीदी के पास जाकर पूछने लगी कि आप रो क्यों रही हैं। तो दीदी ने बात बदलते हुए कहा कि कुछ नहीं हुआ है, तुम सो जाओ। इतना बोलकर वह तुरंत ही अपने कमरे में चली गई। मुझे इसी फिक्र में पूरी रात नींद नहीं आई कि आखिर क्या बात हो गई है कि हमेशा हंसने वाली वंदना इतनी रात को अपने कमरे से रोते हुए क्यों निकली। बस अब पूरा दिन मेरे दिमाग में सिर्फ यही बातें चलती रहती कि दीदी केला और तेल कमरे में लेकर जाती, फिर आधी रात को बाहर आकर हाथों को धोती और उनका पूरा शरीर पसीने से भीगा होता और उनका उस दिन का रोना। सबसे बड़ी बात कि उनका ये सब काम ऐसे छुप कर करना। अब तो मुझे दीदी पर शक होने लगा था कि वह कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रही हैं। अगले दिन जब वंदना दीदी अपने कॉलेज चली गईं और बड़ी दीदी अपनी कोचिंग और दोपहर में मालकिन सो गईं, तो मैं वंदना दीदी के कमरे में चुपके से गई। लेकिन कमरे में तो कुछ भी ऐसा नहीं दिखा, सब सामान अच्छे से रखा था। मैं बाहर आ गई और सोचने लगी कि आखिर माजरा क्या है। तभी वंदना दीदी और उनकी बड़ी बहन आ गए। मैंने उन दोनों के लिए खाना लगाया, लेकिन वंदना दीदी ने खाना खाने से मना कर दिया। वह सुबह भी नाश्ता करके नहीं गई थीं। मैंने काफ़ी बार बोला कि प्लीज़ आप खाना खा लीजिए, लेकिन वह एकदम से मुझ पर चिढ़ गईं। फिर मैं कुछ ना बोली। थोड़ी देर बाद मैंने दीदी से सब कुछ पूछने का सोचा, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि अगर मैंने पूछा और वह गुस्सा हो गई तो। मुझे वंदना दीदी की फ़िक्र थी, क्योंकि जब से मैं यहाँ काम करने के लिए आई थी उन्होंने मुझे कभी भी एहसास नहीं होने दिया था कि मैं एक नौकरानी हूँ, और मेरे लिए उन्होंने बहुत सी चीज़ें मेरे चाचा चाची से भी बढ़कर करी थीं। कुछ देर बाद मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना मैं आज रात उनके कमरे में ही छुपकर बैठ जाऊं और देखूं कि आखिर वो केले और तेल से क्या करती हैं। फिर मैं रात को सारा काम निपटा कर चुपके से दीदी के कमरे में छुप गई। मैं उस समय छिपी थी जिस टाइम दीदी रसोई घर में केला और तेल लेने आई थीं। फिर मैंने देखा कि दीदी अपने कमरे में आई और दरवाज़ा बंद किया। फिर उन्होंने लाइट बंद की और नाइट बल्ब जलाया। उसके बाद उनके कमरे के दरवाजे के पीछे दीवार पर पड़े पर्दे को हटाया तो सामने एक दरवाज़ा दिखा। ये देख मैं हैरान हो गई। उसके बाद मैंने देखा कि दीदी उस दरवाजे से एक लड़के को अंदर लेकर आती हैं
और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। तभी अचानक से मेरा हाथ पास रखी मेज़ से टकरा गया। उसकी आवाज़ से दीदी को लगा कि कोई और भी उनके कमरे में है। उन्होंने उठकर तुरंत लाइट जलाई और सब जगह देखने लगी तो एक कोने में मुझे बैठा पाया। दीदी मुझे देखकर घबरा गई और गुस्से से मेरी तरफ देखकर बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वह भी ऐसे छुपी हुई। ये क्या कर रही थी? मैं उनका गुस्सा देखकर डर गई तो मैंने कहा कि मुझे माफ़ करना दीदी, मैं यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं छुपी थी। मुझे आपकी फ़िक्र हो रही थी क्योंकि आजकल आप ना तो अच्छे से खाती हैं और उस दिन आप अपने कमरे से रोती हुई भी निकली थीं, इसीलिए। उसके बाद वंदना दीदी ने मुझे सब कुछ बताया कि वह कुछ गलत नहीं करती हैं। उन्होंने उसी लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहा कि यह मेरा बड़ा भाई है। दरअसल मेरे पिताजी ने 2 शादियां की थीं। जब उनकी पहली पत्नी का देहांत हो गया तब उन्होंने मेरी माँ से शादी की। उनकी पहली पत्नी से उन्हें एक बेटा हुआ था और यह भैया है। भैया को हड्डियों से संबंधित बीमारी है जिसकी वजह से वह अपनी उम्र से ज़्यादा लगते हैं और उन्हें चलने फिरने में भी बहुत कठिनाई होती है। जब पिताजी का देहांत हो गया तो माँ ने भैया को घर से बाहर फेंकवा दिया क्योंकि उनका कहना ये था कि ये तो मेरा सगा बेटा नहीं है, तो मैं इस बीमार की देखभाल आखिर क्यों करूं? और अगर ये कल को ठीक हो गया तो ये भी जायदाद का हिस्सेदार हो जाएगा। मैंने माँ को खूब समझाया कि वह ऐसा ना करें, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत डांटा और मेरी एक भी बात नहीं मानी। तब मैंने यह योजना बनाई और भैया को रात के अंधेरे में अपने कमरे में ले आई। मेरे कमरे में यह एक खुफिया कमरा भी है जिसमें हमेशा ही कबाड़ का सामान रखा रहता था। इस कमरे में कभी कोई नहीं जाता था, इसलिए इस बात का मैंने फ़ायदा उठाया और इस कमरे को साफ़ सुथरा कर लिया और भैया को इसी कमरे में रखने लगी। बाथरूम भी मेरे ही कमरे में है, तो जिसकी वजह से उन्हें कहीं बाहर भी नहीं जाना पड़ता। मैंने दीदी से पूछा कि और वह केला और तेल, तो दीदी कहने लगी कि मेरे भाई का लीवर कमज़ोर है जिसकी वजह से वह ज़्यादा खाना पचा नहीं पाते हैं। इसी वजह से वह एक समय ही खाना खाते हैं। रोज़ सुबह कॉलेज जाते टाइम मैं उन्हें खाना दे देती हूँ और रात को ये खाना नहीं खाते थे और डॉक्टर ने केला उनके लिए फ़ायदेमंद बताया था, इसलिए मैंने इनको केला खिलाना शुरू किया। और रही बात तेल की, तो डॉक्टर ने बताया था कि भैया की जो बीमारी है उसमें तेल की मालिश करना उनके लिए बहुत अच्छा है, इसीलिए मैंने रोज़ाना तेल ले आना भी शुरू किया ताकि मैं उनकी अच्छे से मालिश कर सकूं। ज़्यादा देर मालिश करने की वजह से मैं पसीने से भीग जाती थी और इसीलिए तेल से सने हुए हाथों को बाहर धोने भी जाती थी। माँ को और दीदी को ये सब पता ना चले, इसी वजह से मैं यह सब छिप कर करती हूँ। दीदी ने कहा उस दिन मैं भैया की मालिश कर रही थी और वह अपनी ऐसी हालत के कारण बहुत उदास थे, जिसे देखकर मैं भी रोने लगी थी। दीदी की सारी बातें सुनकर मेरा वहम दूर हो गया था। मैं उनसे बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल आई। मैं अपनी मालकिन को मन ही मन कोस रही थी। कोई इंसान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? भले ही वह उनकी सगी औलाद ना सही, लेकिन थे तो उनके पति की ही औलाद। जब वह अपने पति की संपत्ति को अपना सकती हैं, तो क्या उनकी औलाद को नहीं अपना सकती? लेकिन मुझे वंदना दीदी पर बहुत गर्व हो रहा था। आज के समय में इतना अच्छा दिल बहुत ही कम लोगों का होता है। आज के समय में लोगों में स्वार्थ इतना बढ़ गया है कि कोई किसी का भला करना ही नहीं चाहता। हर कोई बस पैसे का भूखा है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।